Hello everyone, welcome back to my this series of M. Lakshmikant 8th editions line by line. So till now we are covering the fundamental rights chapter number 8. Until now we have covered till the article 20, that is protection in respect to conviction for offences. Okay, in this lecture we are going to start from article number 21, that is protection of life and personal liberty. Okay, so article 21 says that no person shall be deprived of his life or her life or personal liberty except according to the procedure established by law. मतलब किसी भी इंसान का जीवन या उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती जब तक कि उसके जीने के अधिकार को किसी लॉ के द्वारा, ठीक है, छीना नहीं जाता। मतलब अगर एक प्रोसीजर के थ्रू जो फॉलोड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर है, लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक, फिर बिल आता है, प्रेसिडेंट अप्रूवल होता है, उसके बाद एक्ट बन जाता है, ठीक। तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि वैसे किसी की राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती, लेकिन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच फॉलोज अ प्रोसीजर्स which is mentioned under the constitutions, this right can be deprived. ओके, सो यहाँ पे इसका यही मतलब है, बस इतना सिंपल सा मतलब है, ठीक। ये जो राइट है वो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब गोपालन केस 1950 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 21 का एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। इसने क्या कहा था कि आर्टिकल 21 जो है वो केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ ही प्रोटेक्शन देता है, ना कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ। मतलब कि अगर जो एग्जीक्यूटिव है, अगर आर्बिट्री कोई एक्शन लेके किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीनता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 21 है। बट अगर कोई आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शंस, मतलब कि लेजिस्लेशन बनाकर किसी की अगर लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना जाए तो उस पर यह आर्टिकल 21 अप्लाई नहीं होता है, ठीक। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। ओके, हमने पहले ही समझाया आपको। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट मीन्स बाई providing a law which is made through following a particular procedure which is mentioned, and procedure need to be correct. Okay, so this was the narrow interpretations which was given during the Gopalan case 1950. Okay, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। ओके, secondly, the Supreme Court held that the personal liberty means only liberty relating to the person or body of the individuals. Okay, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपहेल्ड किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, केवल इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके है, ठीक। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में हुआ। इस केस में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था आर्टिकल 21 का, यहाँ पे उस इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड किया, ठीक, उसको एक्सपेंड किया। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूएस में होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। देयरफॉर इट इज रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री, फैंसीफुल और ऑपरेसिव। इन ऑर्डर दैट द प्रोसीजर रीजनेबल, फेयर, जस्ट, प्रोसीजर शुड कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, अब प्रोसीजर फेयर था कि नहीं है उसको आप कैसे
पता करेंगे अगर वो नेचुरल जस्टिस को कन्फर्म करता है। जैसे कुछ नेचुरल जस्टिस है ना हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या हर एक इंडिविजुअल्स के कुछ नेचुरल जस्टिस है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर डायरेक्टली, ओके, एंड नो वन कैन बेसिकली स्नैप दिस राइट आर्बिट्री वे फ्रॉम एनी इंडिविजुअल्स, ओके। सो अगर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया गया या इस्टेब्लिश किया हुआ कोई लॉ अगर पर्सनल लाइफ या लिबर्टी लेता है तो वो बेसिकली चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड इट हैज़ इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक बार हम समझते हैं, ठीक। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ मेंशन था और सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का एक नैरो इंटरप्रिटेशन भी दिया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है उसको एक लॉ के थ्रू छीना जा सकता है, बशर्ते वो जो लॉ हो वो एक प्रोसीजर के थ्रू बनाया गया हो, ठीक। प्रोसीजर कहाँ मेंशन है, तो बेसिकली जो प्रोसीजर फॉलो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ठीक है। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं जो यूएस में था, लेकिन अब इंडिया में मेनका गांधी केस के बाद इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आ गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ठीक। देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ सेफगार्ड था, लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं था अगर कोई लॉ प्रोसीजर के थ्रू बनाया गया हो। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है ना कि केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगर आपने लिया और किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना तो केवल उसी बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई लॉ भी बना के, ठीक है, और लॉ बेसिकली आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई भी लॉ बना के अब किसी की भी लाइफ छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट मेनका गांधी केस से इमर्ज हुआ था 1978, इसे ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आगे बात करें, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो राइट टू लाइफ है ना आर्टिकल 21 के अंदर, वो केवल एक एनिमल एग्जिस्टेंस या फिर सर्वाइवल की बात नहीं है, इसका एम्बिट जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। इसका एम्बिट ये भी इंक्लूड करता है कि जो इंसान है एक, वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके और वो सारे राइट को एंजॉय कर सके जिससे उसकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है, ओके, जिससे उसकी लाइफ एक कंप्लीट लाइफ होती है, ठीक। तो मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस मतलब जानवरों की तरह रहना है उसे लाइफ नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, तो जानवर भी रहे हैं लेकिन एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका राइट टू लाइफ था उसके दायरे को एक्सपेंड किया, ठीक। अब कुछ राइट टू लाइफ के अंदर कुछ राइट आते हैं, ठीक है, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। अब डिग्निफाइड लाइफ जीने का आपको अधिकार है और ये आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है, ओके। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री। आपको डिसेंट इन्वायरमेंट का भी अधिकार है, पोल्यूशन फ्री आपको इन्वायरमेंट का अधिकार है, ठीक है, पोल्यूशन फ्री आपको पानी का अधिकार है, एयर का अधिकार है, ठीक है, हजार्डस इंडस्ट्री के खिलाफ आपको अधिकार है, ठीक, कि आप वहाँ बोल सकते हैं, आप अपने राइट की मांग कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रही है जिसकी वजह से हमारे राइट टू लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। तो आप इस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं। राइट टू लाइवलीहुड है थर्ड वाला, ठीक है। राइट टू मतलब हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन यापन करने का अधिकार है, ठीक। राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी मतलब कि आपकी एक प्राइवेसी है, आपकी एक निजता है आपके जीवन में, ठीक है। आपकी प्राइवेसी अगर कोई आप लेता है तो आप कहीं ना कहीं इस बेस पे आप चैलेंज करते हैं चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि राइट टू प्राइवेसी हमारे
अंडर आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, एंड समवन इज गोइंग ट्राइंग टू जस्ट स्नेच अवे माई दिस राइट। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद राइट टू शेल्टर आता है, ठीक, मतलब आपको शेल्टर हाउस जिसे बोलेंगे, ठीक है, उसका अधिकार है, ठीक। राइट टू हेल्थ, आपको हेल्थी लाइफ का अधिकार है। आपको फ्री एजुकेशन का अधिकार है अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। राइट टू फ्री लीगल एड का अधिकार है, ठीक, 39 है, हम DPS में पढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, आपको ऐसा नहीं एकांत में कहीं कैद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ भी आपको अधिकार है। राइट टू स्पीडी ट्रायल्स, ठीक है, आपके ट्रायल फास्ट हो, आपकी ट्रायल फास्ट हो, उसका भी आपको अधिकार है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, ठीक है, कोई आपको बंधक नहीं बना सकता, ये भी आपके राइट टू लाइफ में आता है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं करता है, ठीक, तो ये भी आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशंस, ठीक है, मान लो कि आपको किसी ने सजा दी, मान लीजिए आपको फांसी की सजा दिया गया, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन को उसके डिले किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है ना, ठीक। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से मुक्ति मिले, क्यों डर डर के ज़िंदगी जीना। और उसके बारे में हम लास्ट इस चैप्टर्स में आगे देखेंगे भी कि अगर किसी पर्सन के जो हैंग बाय नेक टिल डेथ की अगर किसी को सेंटेंस मिलता है और अगर उसको उसके एग्जीक्यूशन में डिले होता है, तो वो एक ग्राउंड बन सकता है उसको जो फांसी की सज़ा मिली है उसको कम्यूट करने का, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड हमने बात किया था कि आर्टिकल 19 के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है। इंट्रा कंट्री ट्रेवल्स बेसिकली included under the article 19, but inter country travels included your under article 21. राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है, आपसे कोई बंधा हुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, मतलब आपको कम वेतन दे के आपसे मजदूरी करवाते रहना, ठीक है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, आपको कस्टडी में रख के वहाँ पे आपके साथ हरासमेंट होता है। आपने बेसिकली देखा होगा कि पुलिस वाले ले जाते हैं कुछ लोगों को, फिर वो उन्हें कस्टडी में रखते हैं, इवन इफ इफ़ दे आर क्रिमिनल्स आर नॉट, ठीक है, बिना जांचे वाचे वो कुछ भी उन्हें कस्टोडियल टार्चर में रखते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी आपको आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के हिसाब से आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक है, मतलब अगर आप मेडिकल एड की आपको ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो वो भी आपका राइट है। आपको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, इसका भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक। आपको अधिकार है कि आपको स्टेट से बाहर न निकाला जाए, ठीक है, ये भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू फेयर ट्रायल का भी अधिकार है कि आपका जो ट्रायल हो फेयर हो, फ्री हो। राइट ऑफ प्रिजन टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो प्रिजनर है ना उनको भी यह अधिकार है कि जो ज़रूरत है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, उसको वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये वुमेन्स का अधिकार है कि उन्हें डिसेंसी और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, मतलब आप किसी आदमी को पब्लिकली हैंग नहीं कर सकते, उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, ठीक है, तो आपको राइट टू रोड इन हिली एरियाज, ठीक है। सपोज दैट कि आप हिमालयन एरियाज़ में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, आप हिली एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है, तो आप उसकी मांग गवर्नमेंट से कर सकते हैं। ना प्रोवाइड करवाने पर आप उसके लिए केसेस भी फाइल कर सकते हैं कि राइट टू रोड इन हिली एरियाज इज कम्स अंडर माई आर्टिकल 21, हैंस आई एम चैलेंजिंग, ओके। तो ये भी हो सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी आपको अधिकार है कि आपको जानकारी का अधिकार है, ठीक है। राइट टू रेपुटेशन, आपकी एक रेपुटेशन है सोसाइटी में, उसको वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक। राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शंस, आपको कन्विक्ट किसी केस में करार दिया गया है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में दोबारा, ठीक है। राइट टू फैमिली पेंशन की बात करें, ठीक, तो आपको फैमिली पेंशन का भी अधिकार है, ठीक। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपको सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं आपका एम्पावरमेंट
का भी अधिकार है। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, ठीक है, आपको बार फेटर्स मतलब जो बार वगैरह होते हैं ना। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या था ना, जो बार फेटर्स था उसमें क्या कि आपके जो पैर वगैरह होते थे ना, पहले चैन से लॉक कर दिया जाता था, आपने देखा भी होगा, ठीक है। आपने अगर भगत सिंह वाली एक मूवी है ना, अगर आपने उसे देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके पैरों में जो बेड़िया ओड़िया जो लगाया जाता था, तो उसका भी वो भी आपके आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। आप उसके खिलाफ भी केसेस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका अधिकार है। राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशंस, ठीक, आपको नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ भी अधिकार है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, का अधिकार है। अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। डिसेंट बेरियल क्रिमिनेशन का अधिकार है। मैरी टू पर्सन, आपको अपने पसंद के हिसाब से आदमी से शादी करने का या औरत से शादी करने का अधिकार है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ठीक है, पैसिव यूथनेसिया, ठीक। राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो कुछ केसेस है ना जिसने आर्टिकल 21 के अंदर जो ये राइट्स मिले हैं उनको एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंड किया है टाइम टू टाइम, ठीक है। हम उन केसेस को एक बार देखते हैं। तो 8.6 टेबल ये है, ठीक। सतवंत सिंह सहनी वर्सेस डॉक्टर रामारत्नम, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, 1967 ने क्या कहा कि आपको राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, इसके थ्रू जो ये ऐड हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ये ऐड हुआ था। वैसे ही एम.एच. हॉसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978, राइट टू फ्री लीगल एड, इसमें बोला गया था। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक। फ्रांस कोरियल मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली, फ्रांसिस कोरियाली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली, 1981। तो यहाँ पे क्या बोला था कि आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, राइट ऑफ प्रिजन टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इसका ऐड हुआ था आर्टिकल 21 में। शीला वारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आल्सो इम्पॉर्टेंट वन, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, ठीक है, मतलब आपको कस्टोडियल हरासमेंट से के खिलाफ आपको अधिकार है। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट टू डिसेंट इन्फॉर्मेंट, इसमें हुआ था। ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 1985, राइट टू लाइवलीहुड ऐड हुआ था। परमानंद कतारास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू डॉक्टर असिस्टेंट। शांति स्तर बिल्डर वर्सेस एन.के. तोतामे, 19, राइट टू शेल्टर्स, ठीक है। के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेसिया, 2018 का केस है, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक। तो ये थे हमारे आर्टिकल 21। नाउ लेट्स सी आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। अब देखो, जो आर्टिकल 21A था ना, वो बेसिकली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुआ था। किस कॉन्स्टिट्यूशन? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था ना, उसमें कई चीज़ हुई। पहले ये जो आर्टिकल, ये जो आपको प्रोविज़न मिला था ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, वो डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 45 प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक। लेकिन ये स्टेट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता था। उसमें बेसिकली लिमिट दी गई थी कि 0 से 14 ईयर्स तक, ठीक है, स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। बट क्या हुआ कि उस प्रोविज़न को इन्फोर्स करवाने के लिए, मतलब फोर्स में लाने के लिए, उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। लेकिन जो एज लिमिट थी ना, उसे 9 to 14 कर दिया गया, ठीक है, 9 to 14 या 6 to 14 या 6 to 14 बेसिकली। सो ठीक, 6 to 14 जिनकी एज है उनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, मतलब स्टेट उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक। ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि अगर आपकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच है तो आपको राइट टू एजुकेशन है, आपको कोई इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकता, ठीक। यही 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आर्टिकल 45 था उसका सब्जेक्ट मैटर घटा दिया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर दिया गया, 0 to 6 ईयर, बेसिकली नर्सरी
नर्सरी अप नर्सरी क्लास। ओके, तो ये वाला जो प्रोविज़न था वो आपका डीपीएसपी में कर दिया गया, 0 से टू 6 ईयर वाला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला। 6 to 14 राइट टू एजुकेशन आपका आपको आर्टिकल 21 नया ऐड करके, ठीक है, उसके अंदर रख दिया गया। ठीक, यही 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 51A ऐड हुई, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनका जब चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के बीच में है तो उसको वो स्कूल भेजें। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो लेट्स सी लाइन बाय लाइन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21। सबसे पहली बात तो यही कि आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। ठीक, 6 to 14 ईयर्स, अभी हमने बताया सब्जेक्ट क्यों कैसे 6 to 14 ईयर्स हुआ। ठीक, इन सच अ मैनर स्टेट में डिटरमाइन। ठीक, केवल एलिमेंट्री एजुकेशन की ये बात करता है, आपको 6 से 14 साल के जो बीच में रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन की ही बात होगी। ठीक, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ हमने ये भी डिस्कस किया। ठीक है, 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया। ठीक, 51A के अंदर नई 51 के अंदर नई आपकी जो ड्यूटीज़ ऐड हुई। ठीक, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एजुकेशन, 6 से 14 साल के बीच में उनका बच्चा है। ठीक, उसके बाद उन्नी कृष्णन केस की हम बात करें, जिसमें क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर, मतलब आपको ये जो राइट टू एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन है ना, ये आर्टिकल 21 के अंदर उन्नी कृष्णन केस में के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि बेसिकली इस जजमेंट में क्या कहा गया कि हर एक चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन का अधिकार है। ओके, जब तक कि वो 14 ईयर्स तक अपनी उम्र कंप्लीट नहीं कर पाता। उसके बाद ये स्टेट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसके आगे भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाती है कि नहीं। ठीक, इस जजमेंट में कोर्ट ने जो अपना मोहिनी जैन केस था उनका, ठीक है, उसको भी ओवर रूल किया, जिसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो किसी भी लेवल तक का है, मतलब आप चाहे हायर एजुकेशन करना चाहे तो भी आपको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ओके, लेकिन हाँ, तो आप ध्यान रखेंगे मोहिनी जैन केस ने सभी के लिए बात की थी कि चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो। उन्नी कृष्णन केस में बेसिकली इस लिमिट को घटा के 14 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि उसके पास स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी पे उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर उसके पास है कैपेसिटी, मनी पावर है, तो ऑफकोर्स स्टेट कैन प्रोवाइड हायर एजुकेशन एज वेल एज अ राइट टू एजुकेशन। ओके, सो इसको ध्यान रखना है। Important cases expanding the scope of Article 21, we have already seen that. Okay, अब देखो इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट किया, जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019। ठीक है, 2009। इस एक्ट ने क्या किया कि हर एक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, को प्रोवाइड करने की बात की, और क्वालिटी, ऐसा नहीं किसी का एजुकेशन, क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक, तो उसकी बात करता है ये। उसके बाद दिस लेजिस्लेशन इज एंकर्ड इन द बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एंड द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन। तो इसने बेसिकली बात की कि भाई अगर ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी का चाहना है, ठीक है, इक्वलिटी हो, सोशल जस्टिस हो एंड डेमोक्रेसी, अगर इसको मेंटेन रखना है सोसाइटी में, ठीक है, एक ह्यूमन सोसाइटी आपको बनानी है, तो उसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009।
ठीक है। वो कब से फोर्स में आते हैं? तो 1 अप्रैल 2010 से फोर्स में आते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आप सेकंड वाला याद रखिए कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, लेकिन अगर इस प्रोविज़न को फोर्स करने के लिए एक्ट की ज़रूरत होगी, तो जब एक्ट होगा उसके बाद ही तो चीज़ें शुरू होंगी। तो बेसिकली इन फोर्स 1 अप्रैल 2010। ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 22 में, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक। आपको अरेस्ट या डिटेंशन के खिलाफ भी आपको अधिकार है, इसके अंदर आर्टिकल 22 के अंदर। अब देखो, डिटेंशन भी ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपने कुछ क्राइम किया है, उसके बाद आपका ट्रायल हुआ, आपको सज़ा मिली, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपको क्राइम करने से पहले ही एक संदेह के बेसिस पे कि इट मे बी पॉसिबल इफ़ यू विल प्रेजेंट इन द सोसाइटी, you have the potential to commit crime, so on the basis of that you can be put under the preventive detention, and that's what called as preventive detentions. Okay, detention is 2 type, preventive and preventive, we have discussed. So I hope that you will be clear from today from next days. Okay, preventive detention, ठीक, देख लिया हमने डिफरेंस। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसका पर्पस पनिश करना नहीं है, बस आप जो क्राइम अगर आपके होने से सोसाइटी में कुछ क्राइम कमिट किया हो सकता है, या फिर आप कुछ क्राइम कमिट कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक। तो आर्टिकल 22 बेसिकली 2 चीज़ों से डील करता है। पहला तो फर्स्ट पार्ट डील विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ से, सेकंड क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सो फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 22 का क्या कहता है? ठीक, तो अंडर फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 आपको कुछ राइट मिलते हैं। अगर आपको जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसके अंदर आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है, तो उसके खिलाफ आपको कुछ राइट है। वो कौन कौन से राइट हैं? कि आपको ग्राउंड इन्फॉर्म किया जाए कि किस बेसिस पे भैया आपने हमें अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। सेकंड है कि आपको ये अधिकार है कि आप कंसल्ट और डिफेंड कर सकें खुद को थ्रू योर लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब आप वकील वगैरह हायर कर सकते हैं। ठीक। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है। अगर आपको अगर आपको जैसे आपको गिरफ्तार करती है पुलिस, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो आपको पुलिस थाने में रख के आपके मार कुटाई करती रहती है। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट है, उनके सामने आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद अगर आपको इम्प्रिजन करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक। अब क्या है, फोर्थ क्या है कि राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज फॉर द डिटेंशन। ठीक है। मतलब अगर 24 घंटे के अंदर आपको, देखो पहले आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। अब मजिस्ट्रेट डिसीजन लेगा कि आपके फर्दर डिटेंशन को कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। ठीक। अब ये जो सेफगार्ड है ना, वो एनिमी एलियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में डिटेन हुए हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। तो ये फर्स्ट पार्ट आप ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रूल दिया कि अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है ना, फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 22 के, वो कवर नहीं करता है किस चीज़ को। जैसे अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सिविल अरेस्ट हुआ अगर आप इनकम टैक्स नहीं पे कर पाते हैं, ठीक है, अगर किसी एलियन को डिपोर्ट किया गया, ठीक, तो इन सब चीज़ों में अप्लाई नहीं होता है। ये कब अप्लाई होते हैं? जो कि क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल नेचर के क्राइम होते हैं, उन पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेजुडिसाइज करे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं आर्टिकल 22 के। ठीक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ आपको क्या अधिकार मिले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको 3 मंथ से ज़्यादा आपकी जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड बन के एक रिपोर्ट बना के, ठीक है,
ये अप्रूव नहीं कर देती कि हाँ आपका जो डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, इस जो एडवाइजरी बोर्ड होगी उसमें कौन होगा, तो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे आपके एडवाइजरी बोर्ड में। ठीक, कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, ठीक है, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स। ठीक, अब ग्राउंड जो है डिटेंशन का, जो डिटेन्यू है मतलब जिसे डिटेन किया गया है उसे ग्राउंड भी बताया जाए, लेकिन अगर वो बताने से पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो सकता है तो उसको छुपाया भी जा सकता है। जो जिसे डिटेन रखा गया है बेसिकली उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, मतलब वो किसी को अपना वकील जिससे वो अपना पक्ष रख सके कि भाई मुझे क्यों डिटेन किया गया है, ठीक, और मेरी क्या गलती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर वो चाहे तो एक रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। आर्टिकल 22 आल्सो ऑथोराइज पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब, ठीक है, आर्टिकल 20 जो है ना वो पार्लियामेंट को भी ये पावर देता है, ठीक, कि वो चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस केसेस में या किस तरह के केसेस में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी आदमी को रखा गया है उसको 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। ठीक, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड की देखो, अब जिस 3 महीने से ज़्यादा हमने बात किया कि अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेन रखना है ना तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के भी 3 महीने से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा किस कंडीशन पे भाई 3 महीने से ज़्यादा बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन से हम रखेंगे आपको। ठीक, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन क्लासेस ऑफ केस, मतलब अगर कोई केसेस किसी टाइप का है तो उसको मैक्सिमम कितने समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, पार्लियामेंट उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक, तीसरा है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होगी ना वो इंक्वायरी करेगी ना कि आपका 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करना है कि नहीं, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करके वो इंक्वायरी करेगी, वो भी चाहे तो पार्लियामेंट जो है उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक, आप 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात करें, इसने क्या किया था, जो डिटेंशन का पीरियड था ना विदाउट, अगर एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन नहीं ली जाती तो इसको घटा के 2 महीने तक कर दिया गया था। ठीक, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैड रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन एंड एडवाइज बोर्ड फ्रॉम 3 मंथ टू 2 मंथ। ओके, बेसिकली अच्छी चीज़ थी। हाउएवर दिस प्रोविजन हैज़ नॉट येट बीन, हालांकि ये कभी फोर्स में ही नहीं आ पाया। ठीक है, वो जो ओरिजिनल था 3 मंथ वाला वो ही कंटिन्यू है अभी भी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो पावर है ना वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है प्रिवेंटिव डिटेंशन किस चीज़ को लेके, अगर वो मैटर जो कनेक्टेड है डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक, जबकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्कुरेंटली मेक्स लॉ ऑफ प्रिवेंटिव फॉर द, अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या मेंटेनेंसी ऑफ पब्लिक ऑर्डर है या मेंटेनेंसी ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी है, इसके खिलाफ अगर करना है तो फिर हाँ दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके लॉक इन मैटर पे बना सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको याद रखेंगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की जब बात हो, मेंटेनेंसी ऑफ पब्लिक ऑर्डर की जब बात हो, मेंटेनेंसी ऑफ सप्लाईज़ की बात हो, सर्विस कुछ इसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज़ हैं उनके चीज़ों को लेके अगर बात होती है तो उस पर दोनों बना सकते हैं। ठीक, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर पे पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, ठीक है, जो कि 1969 में एक्सपायर हो गया था। उसके बाद 1971 में मेंटेनेंसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम मीसा भी बोलते हैं,
वो बनाया गया और उसे 1978 में रिपील कर दिया गया। उसके बाद कोफपूसा नाम का एक था जिसे 1974 में, कोफपूसा मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया 1980 में। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंसी ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980 में आता है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, टैडा भी जिसे बोलते हैं, 1985 में आता है, जिसे 1995 में रिपील कर दिया जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद पोटा एक्ट आता है जिसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी बोलते हैं, 2002 में, हालांकि ये 2004 में रिपील हो जाता है। उसके बाद आपका आता है UAPA, ठीक है। बेसिकली सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये अरेंज हुए हैं, ठीक। तो UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, ठीक है। इसको 4 टाइम अमेंड भी किए गए, जैसे 2004 में, 8 में, 12 में एंड 2019 में, ठीक है। तो पहले इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ इसमें नहीं आती थी UAPA के अंदर एज ए टेररिस्ट एक्टिविटी, बट लेटर ऑन दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, ओके। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि दुनिया की कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना जहाँ पे इस टाइप का लॉ हो, UAPA टाइप का। आप उमर खालिद का केस देखते होंगे, ठीक है। ही इज़ अंडर ट्रायल, ही इज़ स्टिल नॉट कन्विक्टेड, ओके, बट स्टिल इन जेल because due to some provisions within UAPA, okay, the burden of proof is basically on the uh, convicted person, okay. It is the responsibility of the persons who is detained that he or she prove that he is not a criminal, he have not done any activity which threaten the uh, security, or which or he is not done any activity that is seditious, मतलब seditious, ओके। सो आप इसको इतना ध्यान रखेंगे। USA के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में था, लेकिन ये ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था, ठीक, अब नहीं है। इंडिया में क्या है कि जब ब्रिटिश रूल था तब से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन था, ठीक। बंगाल स्टेट ऑफ प्रिजन रेगुलेशन ऑफ 1818 था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बातें करती हैं। आपको याद होगा ना, सुभाष चंद्र को हाउस अरेस्ट में रखा गया था, वो भी क्या था, वो भी तो एक टाइप का प्रिवेंटिव डिटेंशन ही था ना, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर ये सोसाइटी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वायलेंस फैलाएंगे, इसलिए उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था उस टाइम, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे आप। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ठीक। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जो कि आर्टिकल 23 से डील होता है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। ये क्या कहता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर्स। बेसिकली आर्टिकल 23 जो है वो वुमेंस की जो ट्रैफिकिंग होती है ना, मतलब वुमेंस को पकड़ के उनसे कुछ फोर्स लेबल करवाना, या उनकी ट्रैफिकिंग करके उनसे कुछ प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह करवाना, ठीक है। बेगार जैसे फोर्स लेबर करवाना, या फिर और भी दूसरे अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ठीक। अगर कोई इन प्रोविज़न को तोड़ता है तो उसे सज़ा मिल सकती है, ठीक। ये जो राइट है ना, वो सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। मतलब अगर कोई विदेशी आता है, उसको पकड़ के उसकी ट्रैफिकिंग नहीं, या उससे फोर्स लेबर भी नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर उससे भी नहीं करवा सकते, ठीक है। ये किसी इंडिविजुअल को बस केवल स्टेट एक्शन के खिलाफ नहीं प्रोटेक्ट करता कि स्टेट अगर स्टेट करेगा तभी इसको जो है ये आर्टिकल फोर्स में आएगा। ये अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी करता है उसके अगेंस्ट भी है। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग जो है ना, इसका मतलब समझते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कि मैन, अब देखो ह्यूमन बीइंग है ना, तो इसमें मैन, वुमेन या किसी चिल्ड्रन को, ठीक है, उसको खरीदना या बेचना। इमोरल ट्रैफिकिंग करना इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक, मतलब कुछ इमोरल काम करवाना, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह हो गया।
देवदासीस हो गई, जैसे पहले मंदिरों में होती थी ना देवदासीस, उनकी गॉड की सेवा में उन्हें रखा जाता था, उन्हें गॉड की वाइफ ही माना जाता था, ठीक है, वहीं पे वो अपना डांस वगैरह करती थी। उसके बाद स्लेवरी हो गई। तो कौन कौन सी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इन फोर्स लेबर के अंदर आती हैं? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन हो गया, इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, इंक्लूडिंग देवदासीज हो गई, स्लेवरीज हो गई, ठीक है। अब इस एक्ट को मतलब फोर्स में लाने के लिए पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 पास किया था। अब देखो बेगार का मीन्स मतलब क्या होता है कि किसी को ज़बरदस्ती, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना बिना उसे पैसे दिए। ये इंडिया में मतलब एक पहले बहुत प्रिवेलेंट था, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि जो लोकल ज़मींदार होते थे, तो वो जो टेनेंट्स होते थे, मतलब जो किराएदार वहाँ पे मतलब जो काम करते थे, तो उनको क्या करते थे कि जैसे ये जो टेनेंट्स होते थे ना, तो ये काफ़ी डेब्ट में चले जाते थे, तो ये मनी लेंडर या ज़मींदारों से कर्जा लेते थे, ठीक। और जब वो अपना नहीं पेमेंट कर पाते थे, जो उनका डेब्ट होता था, तो ये उनसे बेगार फोर्स लेबर करवाते थे, ठीक, कि भाई तुम पैसे तो नहीं दे पा रहे हो तो हमारे यहाँ आके काम करो। अब बेगर के अलावा आर्टिकल 23 और भी जो इसी तरह के जो फोर्स लेबर है ना, उनसे भी डील करता है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर हो गया, ठीक। फोर्स लेबर का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को उसके विल के अगेंस्ट, मतलब उसके मर्जी के खिलाफ आप उससे काम करवाएं, उसे फोर्स लेबर बोलेंगे। अब फोर्स का जो मतलब है ना, ये केवल फिजिकल फोर्स, मतलब कि हाँ ज़बरदस्ती उसको पकड़ के कोई काम करवाना, या फिर कोई लीगल फोर्स से मतलब नहीं है, ठीक है। इससे ये भी मतलब है कि भाई आप किसी को मतलब इकोनॉमिकली इतना वीक करके ना ऐसा सिचुएशन उसके लिए क्रिएट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं उसको इस फोर्स लेबर के अंदर जाना ही पड़ता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उसे मतलब या तो आप उसे बिल्कुल पैसे ही नहीं देते, या फिर उसको बहुत कम पैसे देते हैं, ठीक है, जितनी उनकी उसकी मिनिमम एज है उससे कम आप उसको पे करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भी ये क्राइटेरिया भी आता है अंडर फोर्स लेबर, ठीक। तो फोर्स लेबर का केवल ये मतलब नहीं कि आप किसी से जबरन काम करवा रहे हैं पकड़ के, बल्कि ये भी मतलब है कि उसको जो उसका वेजेस है उससे कम पैसे देना और उससे काम कर लेते रहना, ये भी कहीं ना कहीं फोर्स लेबर के अंदर आता है। अब इन चीज़ों को डील करने के लिए जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 था, एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 भी था, ठीक है, ये सारे प्रोविज़न बने। तो अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। अब जो आर्टिकल 23 है ना, कुछ एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर स्टेट चाहे तो वो कंपलसरी सर्विसेज मांग सकती है सिटीजन से, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज या फिर सोशल सर्विसेज, और उसके लिए वो चाहे तो पैसे भी पे ना करे। लेकिन जो ये होना चाहिए ना, जो स्टेट इम्पोज करेगी कंपलसरी सर्विसेज, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं कि किसी एक कास्ट के लोग से आप फोर्स लेबर करवा स्टेट लेके गई और अपना कुछ काम करवा रही है, मिलिट्री सर्विस दिलवा रही है, सोशल सर्विसेज, ये रेस, रिलीजन, कास्ट या फिर क्लास से परे होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ है, एक्ट है, ठीक है। जैसे कि जो चिल्ड्रन है ना, तो अगर वो 14 साल से कम है, ठीक, तो उनसे फैक्ट्री में काम जो है नहीं करवाया जा सकता, उस पर मनाही है। इसे डील करने के लिए आर्टिकल 24 है। जैसे कि अब फैक्ट्रीज़ हो गई, माइन हो गई, या और कोई हजार्डस एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेलवे हो गया, तो इन सब चीज़ों में मतलब उनसे काम नहीं करवाया जा सकता अगर उनकी एज 14 साल से कम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर आता होगा ना क्वेश्चन कि फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे इतने छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो वो हजार्डस फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, ये हार्मलेस है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं इनोसेंट वर्क को प्रमोट करता है। उसके बाद द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आता है। ये एक कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ माना जाता है चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन को लेके।
इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, माइंस एक्ट 1952 है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1951 है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, सॉरी, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 है, एंड अदर टाइप के जो वर्क है ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये प्रोहिबिट करता है अगर उनकी एज बिलो अ सर्टेन लेवल है। ठीक है। 1996 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बने। ठीक, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉयर पकड़ा गया इन सब केसेस में तो उससे फाइन वसूली जाएगी 20,000 रुपये हर एक चिल्ड्रन पे के हिसाब से, और वो जो फाइन होगी ना वो कहाँ से डिपॉजिट हो, वो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड के अंदर डिपॉजिट हो। ठीक, ताकि क्या हो कि जो जिन चिल्ड्रन का रिहेबिलिटेशन हो रहा है उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा सके इस फंड के थ्रू। ठीक है। उसके बाद द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 आता है। ठीक है। ये क्या बात करता है कि एक नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन इस्टेब्लिश हो, किस लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हो ताकि एक स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करवाया जा सके चिल्ड्रन के जो राइट्स है ना अंडर आर्टिकल 23 उसके वायलेशन को लेके। ठीक, 2006 में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बैन कर देती है कि चिल्ड्रन जो है अब डोमेस्टिक सर्वेंट या फिर वर्कर इन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिजॉर्ट, स्पेस, टी शॉप्स एंड सो ऑन। मतलब 2006 में क्या गवर्नमेंट बोलती है, बैन कर देती है बेसिकली, जो जैसे कि होटल्स हो गए, ढाबास हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, शॉप हो गए, फैक्ट्री, रिजॉर्ट्स हो गए, स्पास हो गए, टी शॉप्स हो गए, तो यहाँ सभी बच्चों से काम करवाया जाता था। हजारडस तो नहीं था, ठीक है उतना, पर फिर भी यहाँ पे काम करवाया जाता था। तो इसको बैन करने के लिए 2006 में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। इसने ये भी वार्न किया गवर्नमेंट ने कि अगर आप 14 साल से कम बच्चों को काम पे रखते हैं तो आप सजा के भागी होंगे और आपके खिलाफ सुटेबल एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आता है जो कि 1986 वाले एक्ट को अमेंड करता है। ये प्रिंसिपल एक्ट जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक्ट, लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कर देता है। जो पहले का जो एक्ट था ना बेसिकली, हाँ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, उसका नाम बदल के चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कर देता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 फ्रॉम in next video we will deal with right to freedom of religion which is deals from article 25 to 28. So thank you। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।